हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। यहाँ पर आप सभी को हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। यदि आप सभी लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। आंसर आप सभी का डी सही हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यूनान का कौन था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। यूनान का प्रसिद्ध राजदूत था। यूनान का प्रसिद्ध राजदूत था। आंसर आप सभी का फोर्थ सही है, राजदूत था। सिकंदर, आपसे ये पूछा जाए सिकंदर कहाँ का निवासी था, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मकदुनिया का निवासी था। सिकंदर मकदुनिया का निवासी था। और इसने किन द्वीप या किस देश को जीता था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एशिया सिकंदर ने एशिया माइनर को जीता था। एशिया माइनर को जीता था। ईरान को जीता है। ईरान को जीता है। और एशिया माइनर कहते किसको हैं? तो तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट का फोर्थ सही हो जाएगा। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कुछ विदेशी लेखक, उनके नाम, उनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है और यहाँ पर रचना में संबंधित जानकारी कौन सी मिलती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो यूनानी लेखक है कौन है? यूनानी लेखक में यहाँ पर हेरोडोटस हो जाएगा। और हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास के पिता हैं। और इन्होंने कौन कौन सी रचना की है? तो हिस्टोरिकल की रचना की है, जियोग्राफी की रचना की है, नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की है और इंडिका की रचना की है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल में किसकी जानकारी देखने को मिलती है? तो हिस्टोरिकल में भारत, ईरान व फारस संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? हिस्टोरिकल में। जियोग्राफी में, जियोग्राफी है तो मतलब यहाँ पर भूगोल संबंधी जानकारी हो जाएगी। नेचुरल हिस्टोरिकल में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भारतीय पशुओं, पौधों का, खनिज पदार्थों की जानकारी। यहाँ पर भारतीय पशु, भारतीय पौधे, भारतीय खनिज पदार्थ की जानकारी देखने को मिलती है। और इंडिका में क्या हो जाएगा? तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी देखने को मिलती है। किस पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चीनी लेखक में कौन हो जाएगा? चीनी लेखक में यहाँ पर फाहियान है। वेन सॉन्ग है। वेन सॉन्ग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। फाहियान की रचना कौन सी है? तो फाहियान की रचना है यात्रा वृतांत। वेन सॉन्ग की रचना है सी यू की। और यहाँ पर आप सभी को जो भारत यात्रा वृतांत है किसमें देखने को मिलता है? तो वेन सॉन्ग के सी यू की रचना में भारत का वृतांत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अरबी लेखक है। अरबी लेखक में यहाँ पर हो जाएगा अल बरूनी और अलम सूदी। ये दो अरबी लेखक हैं। और अल बरूनी की रचना कौन सी है? तहकीक ए हिंद है। अलम सूदी की रचना कौन सी है? तो सुनहरा घास का मैदान है। यहाँ पर जो राजपूत कालीन समाज है किस पुस्तक में इसकी संबंधित जानकारी मिलती है? तो तहकीक ए हिंद में आपको जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद में है फारसी लेखक। तो फारसी लेखक में यहाँ पर नाम क्या है? फिरदौसी है, मिनहाज ए सिराज है, जियाउद्दीन बर्नी है। फिरदौसी की रचना कौन सी है? तो शहनामा है। फिरदौसी की रचना शहनामा है। मिनहाज ए सिराज की रचना है तबकात ए नासरी है। जियाउद्दीन बर्नी की रचना कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही।
अब यहाँ पर जो सम्राटों का इतिहास है ये किस रचना में आपको देखने को मिलेगा? तो शहनामा में। तत्कालीन राजनीति किसमें देखने को मिलेगा? तो तबकात ए नासिरी में। राजनीतिक सिद्धांत तारिक ए फिरोज शाही में देखने को मिलेगा। जो राजनीतिक सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो बलबन फिरोज शाह से संबंधित है, बलबन फिरोज शाह। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? जो पत्थर पर शिलालेख हैं ये प्राकृत भाषा में थे। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, प्राकृत भाषा में थे। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्राचीनतम शिलालेख जो पत्थर पर प्रकट हुए थे किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा है। और लिपि पूछी जाए तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी एक प्राचीन भारतीय लिपि थी जो भारतीय सभ्यता के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त हुई। यह लिपि क्या है? ब्राह्मण और आदि जातियों द्वारा उपयोग की जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि है किसके द्वारा उपयोग की जाती थी? तो ब्राह्मण के द्वारा और आदि जातियों के द्वारा उपयोग की जाती थी। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अभिलेख है ये पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर देखने को मिलते हैं। साथ में आप सभी को मंदिर की दीवारों पर और मूर्तियों पर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख जो हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये अभिलेख किस प्रकार के थे? तो यह संभवतः किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। जो हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख हैं किस प्रकार के हैं? तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं और इसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। जो भाव चित्रात्मक लिपि है इसमें क्या किया गया है? इसमें विचार और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके बाद में है अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है लघुमान एवं सरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो यूनानी और आरमेक लिपि में है। इन दोनों लिपि में है। जो लघुमान है यूनानी लिपि में है, सरकुना आरमेक लिपि में है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी और आरमेक ये 4 लिपियों में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। लेकिन खोज किसने की है? सबसे पहले खोज किसने की है? पादरेपी पैंथलर ने खोज की है। सबसे पहले खोज पूछा जाए तो किसने की है? पादरेपी पैंथलर ने। और पढ़ा किसने है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अशोक के अभिलेख से संबंधित ही है। अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो है यूनानी और आरमेक नामक 2 लिपियों में है। जो कंधार से अभिलेख मिला है ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है और किस लिपि में मिला है? तो यूनानी और आरमेक दोनों लिपियों में मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कथन किसका है? जो इतिहास से संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक का अध्ययन और लेखा जोखा है यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर घाटे ने कहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल है। सर्वेयर जनरल कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर यहाँ पर आपका 4th सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया गया है कि एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री हैं
सेवा में अभियांत्रिक थे। जो कनिंघम है ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री थे और इन सेवा में अभियांत्रिक भी थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो आप सभी को पता है ये किसमें कहा गया, किससे संबंधित है? तो उपनिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपनिषद से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आरण्यक ग्रंथ क्या है? तो आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। किस ग्रंथ में? तो आरण्यक ग्रंथ में। इसमें क्या है? दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय होते हैं। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। कोरे यज्ञवाद के स्थान पर किसको महत्व दिया गया है? तो चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है? वेदों में दिए गए यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। कर्मकांड के विधान को और यज्ञ को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। अभी आपने देखा है उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर रहस्य विद्या का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसके बाद में उपनिषद के बारे में कहा गया है कि जो उपनिषद है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। इसलिए इसको कहते क्या है? इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 108 मानी जाती है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग काफी सहायक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या 6 होती है। इसमें पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है और छठा ज्योतिष है। यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका स्रोत के आधार पर होता है, दूसरा आपका काल या समय के आधार पर होता है। तो स्रोत के आधार पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्रोत के आधार पर इतिहास के विभाजन। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? इस काल के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का मतलब यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है? पाषाण काल है। तो पाषाण काल के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आद्य काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। आद्य काल से कौन संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में है ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैदिक काल है और मौर्य काल है। ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल है? तो वैदिक काल है और मौर्य काल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि तिथियां लिखने की जो पद्धति है कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो अंग्रेजी में यदि हम BC कहें तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट होता है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व BC का अर्थ क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। AD का अर्थ क्या होता है? तो AD का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यहाँ पर एनो डोमनी हो जाएगा। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमनी। और इसको कब से इसका समय माना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आजकल एडी की जगह पर CE का प्रयोग होता है। CE का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा होता है। और BCE का अर्थ क्या होता है? B का अर्थ होता है बिफोर, C का अर्थ कॉमन और A का अर्थ एरा।
बिफोर कॉमन एरा होता है। विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है जो तिथि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में काल या समय के आधार पर इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार से है। तो प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। प्राचीन काल कब से कब तक माना जाता है? तो पाषाण काल से हर्षवर्धन तक के समय को माना जाता है। मध्यकाल राजपूत काल से मुगल काल तक माना जाता है। आधुनिक काल औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक का समय माना जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1707 से 1947 ईस्वी तक का जो समय है, इसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी या सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन से 3 युग हैं? तो हिंदू है, मुस्लिम है, ब्रिटिश है, ये 3 युग हैं। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था यहाँ पर? तो शासकों का धर्म एक ही मात्र महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। जो ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश विभाजन है, इसको इतिहासकार यहाँ पर बहुत ही कम स्वीकार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया है, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यदि यहाँ पर कुछ भी करेक्शन करना है, कुछ भी चीजें यहाँ पर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे कि आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 100% आपके एग्जाम में पूछे जाए, ऐसे यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।